कि भाई ये नाइंसाफी समुदाय से जुड़ी राजनीति करते। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। रिपब्लिक भारत की बस का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आज एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। लेकिन आज के खास कार्यक्रम में वार पलटवार का दौर नहीं चलने जा रहा है, बल्कि होंगे नेताजी से सीधे सवाल और होगा आक्रमण। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आक्रमण। नवाबों के शहर में हैं हम, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं निजामों के शहर से अपनी खास पहचान बनाने वाले, बेबाकी से और सीधी सपाट बात करने वाले, लेकिन साथ ही आरोप लगते रहे हैं एक खास समुदाय को लेकर राजनीति करने की। क्या राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसे आरोप लगते रहे हैं या फिर कुछ और? तमाम सवाल होंगे, जवाब देंगे हमारे उन तमाम सवालों के AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। जी हाँ, तो अपने तीखे तेवर और बोलने की शानदार शैली, जो अपने भाषणों के दम पर चुनावी माहौल का जो पूरा रुख है उसको बदलने की ताकत रखते हैं। हालांकि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक एक करके हम जो मेरी तमाम सहयोगी हैं उन्होंने उनका परिचय करा दिया है। लेकिन शुरुआत में करूंगी बिना देर किए। ओवैसी साहब, यूपी के इस चुनावी समर में आपका मुकाबला किससे है? आपकी लड़ाई किससे जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आप अपने अपोनेंट्स को पिक एंड चूज नहीं कर सकते। तो जो भी जिस विधानसभा में हमारे प्रत्याशी होंगे, उम्मीदवार होंगे, जो भी पार्टी होगी उनसे मुकाबला होगा। मगर हमारा लक्ष्य बोलिए कि हमारी कोशिश ये है कि दो चीज़ें हैं हमारे लिए। एक तो है कि बीजेपी की दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में ना बने, और दूसरा है कि हमारे पार्टी के और हमने जो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का जो हम हिस्सा हैं उसके जितने प्रत्याशी उम्मीदवारों कामयाब हों। तो हम इन दो ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब दुश्मन जो मेन है वो बीजेपी है? नहीं, देखिए, बीजेपी तो अब सत्ता में है, तो हमारी कोशिश यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता दोबारा बीजेपी को सत्ता ना दे, दोबारा इस बड़े भारत के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ना बने। इसीलिए हमने भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हम हिस्सा बने और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि हम दोनों अपने इन सियासी पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स पर कामयाबी हासिल कर सकें। ओवैसी साहब, इस बार के चुनाव में एक परसेप्शन बिल्डअप हो रहा है कि लड़ाई इस बार बीजेपी और समाजवादी के बीच में है। इस परसेप्शन को आप किस तरीके से देखते हैं और छोटे दलों को आप कहां पर देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि मैं सियासत का एक स्टूडेंट हूं, तालिब इल्म हूं। मेरा मानना यह है कि इलेक्शन शुरू होता है कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट के बाद। तो ये जो परसेप्शन है ये गलत है, और कि बाईपोलर हो रहा, नहीं हो रहा है बाईपोलर। क्योंकि जहां जहां अब कैंडिडेट्स अनाउंस हो रहे हैं वहां पर जहनों में, जनता के, वहां के वोटर्स में चेंज आते जा रहा है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक एक सीट के ऊपर मुकाबला होगा। और मैं इस परसेप्शन को नहीं मानता, क्योंकि मैं अब जितने भी इलेक्शन अपनी ज़िंदगी में देखा हूँ और देखूंगा, इसके ऊपर होता है कि कैंडिडेट्स के जैसा अनाउंस करते आप, इमीडिएटली फौरन आप देखते हैं कि तब्दीली पैदा हो रही है। तो वही तब्दीली पैदा हो रही है अभी। आपने ये कहा अभी कुछ देर पहले कि बीजेपी को दोबारा सत्ता ना सौंपे, ये कोशिश है, छलावा किया है जनता के साथ। समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत हुई? नहीं, मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हमसे आप जैसे मीडिया के जिम्मेदारों ने सवाल किया था कि क्या आप इस विधानसभा के चुनाव में यूपी के किसी से अलायंस करेंगे। हमने कहा कि हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम ना कांग्रेस और बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम दौड़े दौड़े जा रहे थे समाजवादी के पास या वो हमसे बात कर रहे थे। कोई उनसे बातचीत नहीं हुई, और उन्होंने तो साफ भी कर दिया अखिलेश यादव ने कि हमारे पार्टी के बारे में वो क्या राय रखते हैं। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो भागीदारी संकल्प मोर्चा का क्या हुआ? भागीदारी संकल्प मोर्चा, तो भागीदारी परिवर्तन मोर्चा हो गया। उसके जो महाशय कन्वीनर थे वो खुद चले गए। तो उसमें जो बाबू सिंह कुशवाहा साहब थे, उसमें दीगर जो पार्टियां थी, हमने मिलकर परिवर्तन मोर्चा बनाया है और जिसके कन्वीनर बाबू सिंह कुशवाहा साहब को बनाया है। और हमने तय किया कि अगर उत्तर प्रदेश जनता हमको सत्ता देती है तो पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री होंगे, और आइंदा 2.5 साल के लिए एक दलित समाज से होंगे, हमारे वामन मिश्रान साहब की पार्टी से, और 5 साल में 3 डिप्टी CM होंगे, जिसमें एक मुस्लिम माइनॉरिटी और दीगर OBC समाज, पिछड़े समाज के लोग होंगे। ये तय
मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन ओवैसी साहब, बाबू सिंह कुशवाहा से हाथ मिलाने के पीछे क्या कोई खास वजह, जो जेल गए हों भ्रष्टाचार के आरोप में, जिन पर घोटाले के आरोप हो? जेल कोई तो खास वजह बहुत से इसके लोग पीछे? गए हैं। यूनियन कैबिनेट में कैसे लोग हैं जो जेल गए हैं। अब मौजूदा बीजेपी की जो 100 विधायक है उसमें 37% लोगों पर, 30% लोगों पर क्रिमिनल केसेस हैं। तो कोर्ट जब तक किसी को कन्विक्ट नहीं करता, भारत के कानून के लिहाज से वो इनोसेंट है। तो मुझे यकीन है कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब से कोर्ट इंसाफ करेगा, वो बरी हो जाएंगे। उनसे अलायंस इसलिए हुआ कि हमारी 2-2.5-3 महीने से उनसे बातचीत चल रही थी बिल्कुल, और उस सिलसिले बातचीत के सिलसिले के बाद ही बाबू सिंह साहब से हमारी अलायंस हुआ, जिसमें वामन मिश्राम साहब की पार्टी है, दीगर पार्टियां हैं। तो और हम ये समझते हैं कि ये कमज़ोरों का मिलना पूरे कमज़ोर तबकों को, बिरादरियों को एक ताकत बख्शेगा। क्योंकि बीजेपी में आप देख रहे हैं कि मैं नहीं बल्कि मीडिया ने रिपोर्ट किया कि उत्तर प्रदेश में 50% डीएम है तो अपर कास्ट कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो कहाँ बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नरेंद्र मोदी को तो बीजेपी कहती कि पिछड़ा समाज, ओबीसी का सबसे बड़ा नेता है, मगर फिर आपके पोस्टिंग्स में क्या हो जाता है? हर उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में आप जाकर देखिए कि एक मखसूस समाज के इंस्पेक्टर या ऑफिसर नजर आएंगे आपको। तो यही चीज उत्तर प्रदेश की जनता इसको महसूस कर रही है, और हम ये बता भी रहे हैं हमारे पिछड़े समाज के लोगों को कि बीजेपी ने आपको हिंदुत्व के नाम पर धोखा दिया और आपको मिला ठाकुरवाद। ओवैसी साहब, साल 2017 में 38 सीटों पर आपकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था। इस बार 100 का ऐलान किया गया है, लेकिन वोट कटवा का तमगा आपको तब भी दिया गया था, इस बार भी दिया जा रहा है। आप इस पर क्या कहेंगे? मैं फख्र करता हूँ इस तमगे पर, मुझे कोई इसका शर्मिंदगी नहीं है। क्योंकि मान भी लिया जाए आपके सवाल को कि भाई 37 सीट पर हम लड़े, 402 में 37 लड़े ना, माँ बाकी सीट पर आप क्यों नहीं जीत गए? पूरे भारत के 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम पूरे से 3 सीट पर लड़े। हैदराबाद में बीजेपी को हैदराबाद के अवाम ने हराया, औरंगाबाद में शिवसेना के 21 साल के एमपी को औरंगाबाद की जनता ने हराया, और किशनगंज हम लड़े, 3 लाख वोट हासिल किए, मगर कांग्रेस का एमपी जीता। माँ बाकी पर क्या हुआ आपको? 2019 में इसी उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा ने मिलकर अलायंस किया, 75% मुसलमानों ने उनको वोट दिया, CSDS का डेटा कहता है, तब भी आप सिर्फ 15 सीट जीते। अखिलेश यादव की लीडरशिप में, ये अखिलेश यादव एक नाहल लीडर है पॉलिटिकली, 14 का इलेक्शन हार गए, 17 का हार गए, 19 का हार गए, 3 चुनाव आप हार जाते हैं और फिर आप उंगली हम पर उठाते हैं। भाई आप अपनी इनकॉम्पिटेंस, अपनी नाहली का भी तो जायजा लीजिए कभी। मगर नहीं, ये गुरूर और अहंकार है इनका कि ये क्यों लड़ रहे हैं। तो आप बीजेपी की बी टीम तो नहीं है? नहीं, मैं अभी बढ़कर A+ हो चुका हूँ, A+ हो चुका हूँ। अच्छा, एक सवाल ये आपसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, जो हमारा गठबंधन है अच्छा प्रदर्शन करेगा, जिनके साथ आप चुनाव में जा रहे हैं वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस 33 सालों से सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में, बीएसपी 15 साल का लगभग समय होने वाला है सत्ता से बाहर है, लेकिन मजबूत है। कहते हैं बीएसपी का एक कोर वोट बैंक है जो हमेशा उनके साथ रहता है। आप तो अभी 2017 में चुनाव लड़ा आपकी पार्टी ने, तो कई सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई उम्मीदवारों की, तो कितना मजबूत देखते हैं अपने आप को जब इतने एस्टैब्लिश्ड? मैं यकीनन, मैं जो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी के जिम्मेदार जो काम कर रहे हैं, हम ये नहीं समझ रहे हैं कि हमको सब चमन पर चल के महल में पहुंच जाएंगे। हम यकीनन मानते हैं कि एक कठिन रास्ता है, खाक और खून के दरियाओं से गुजरना पड़ रहा और गुजर रहे हम। हमारे सिटिंग कॉर्पोरेटर का मर्डर हो गया मीरठ में, अंसारी का, तो ये बड़ा मुश्किल काम हम कर रहे हैं, मैंने कहा, मगर यकीनन मंजिल हमको मिलेगी, कामयाबी हमको मिलेगी। अब रहा सवाल बीएसपी का, आप देखिए कि जो लोकसभा में बीजेपी के लीडर हैं, उनके वालिद, उनके पिताजी आज समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं। आप बताइए क्या हो रहा है ये? फिर अखिलेश यादव आजमगढ़ के एमपी हैं, वहां पर अखिलेश यादव ने रमाकांत यादव साहब को टिकट दिया, और रमाकांत यादव के खिलाफ मौजूदा विधायक कौन है? उनका घर का बेटा। बदायूं के एमपी मौर्य साहब की बेटी है और मौर्य साहब सपा में है। बदायूं का एक्स एमपी धर्मेंद्र यादव साहब, उनकी बहन बीजेपी की जिला परिषद चेयरमैन है। अरे भाई ये क्या कर रहे हैं? ये कौन सा समाजवाद है? ये कौन सा आप पिछड़ा समाज की या सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय की आप बात कर रहे हैं? आप तो मिल बैठकर घर में सब बांट ले रहे हैं ना।
तो कौन सा जनता का फायदा और उत्तर प्रदेश का? आपने सीटों का जिक्र किया, आप कह रहे हैं कि वो परिवार को टिकट दे रहे हैं, वो ज्यादा नहीं परिवार वो नहीं ज्यादा परिवार विकास नहीं, कर नहीं रहे हैं। परिवार के साथ साथ मैं बता रहा हूं कि आप बताइए कि एक घर में एक पिता अपने बेटे के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन सर सवाल तो आप पे भी उठ रहा है ना कि आपने कहा हमारी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश में, लेकिन कहा यह जा रहा है आप सेफ सीट ढूंढ रहे हैं। मुख्यमंत्री पे आरोप लगा के आप लोग ने आरोप लगा दिया कि भाई गोरखपुर सेफ सीट है, वहां से लड़ेंगे। अखिलेश यादव मैनपुरी उनकी सेफ सीट है, वहां से लड़ेंगे। आप पे आरोप लग रहे हैं वो 100 सीटें आप वहां उतारना चाह रहे हैं अपने प्रत्याशी जो मुस्लिम बाहुल्य है, जिनकी राजनीति करने के आरोप पे लगते रहे। सेफ गेम तो आप भी खेल रहे हैं उत्तर नहीं प्रदेश में। सेफ गेम का सवाल नहीं है। हम इस भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हिस्से में जो हमको सीटें मिली हैं अलायंस में, हम उन सीट पर लड़ रहे हैं और पूरा मोर्चा लड़ेगा। तो सेफ और अनसेफ का सवाल नहीं है। हमको तो अपनी किस्मत को आजमाना है, मेहनत करना है, जुस्तजू करना है। रहा सवाल योगी आदित्यनाथ का, तो वो तो आप लोगों ने मीडिया में चलाया था कि वो कहां से लड़ेंगे, अयोध्या से लड़ेंगे, फिर अचानक वो तब्दील हो गया, वो चले गए गोरखपुर। तो उनका डिसीजन है, उनकी पार्टी का डिसीजन है। हमारी पार्टी के लिए जो अच्छा होगा हम करेंगे। तो इसमें हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, तो इसमें मुझे ही इस बोलना है कि हम ये करें नहीं। हमारा स्ट्रांग पॉइंट्स है, हम लोग उस विधानसभा में 5 साल से काम कर रहे हैं, तो उस पर हम लड़ेंगे उस पर। जब आप हिस्सेदारी की बात करते हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है? मैं चाहूंगी कि थोड़ा आप हमारे दर्शकों को एलाबोरेट करें। देखिए हिस्सेदारी की जो लड़ाई है वो ये है कि मुस्लिम माइनॉरिटी उत्तर प्रदेश में बरसों से झोली भर भर कर खैरात के तौर पर समाजवादी पार्टी को वोट दिया। उनको क्या हिस्सा मिला? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिला, उनको स्कूल नहीं मिले, इसलिए हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट मुस्लिम माइनॉरिटी का यूपी में है। सबसे कम ग्रेजुएट्स 4% हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी के हैं। सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड अगर हैं तो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, ओबीसी और दलित को ले भी लिया जाए। सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन यूपी से होता है, 51% मुस्लिम्स का माइग्रेशन आउटसाइड यूपी होता है या देश के बाहर होता है, और सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है तो मुसलमानों का आता है। डेटा है पूरा ये। इसके बावजूद भी जो सही मानों में उनसे इंसाफ होना, उनको उनका हिस्सा मिलना, इज्जत मिलना, डिग्निटी मिलना नहीं मिली। मैं एक मुकम्मल कर लीजिए। मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, कौन थे भाई? मुख्यमंत्री अखिलेश थे। 50,000 लोग बेघर हुए। लेकिन सर ये कहा जा रहा है कि आपको भी तो अभी याद आए वो जब यूपी का चुनाव आया, या शिक्षा की जो आप बात कर रहे हैं वो आपने क्या किया उनके लिए? शिक्षा की बात जब आप जो लोग इस तरह का मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं उनको ओपन दावत दे रहा हूं, हैदराबाद को आइए। हम पार्टी के तौर पर क्या किया वो दिखा देंगे। हमने टीआरएस सरकार से रिप्रेजेंट करके किसी भी स्टेट में इंडिया में इस तरह का काम नहीं हुआ कि 6th क्लास से 12th क्लास तक। आज तेलंगाना में माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स में 60,000 मुसलमान बच्चे और बच्चियां फ्री में पढ़ रही हैं। और आप देखेंगे 3-4 साल के अंदर एक सोशल रिवॉल्यूशन आएगा इस कम्युनिटी में। ये काम हमने किया। आप बता दीजिए आपने क्या किया? हमारे सिर्फ 7 MLA, हम लोग सत्ता में भी नहीं है, ना हमारा कोई मंत्री है, मगर हमारा पॉलिटिकल बोलिए, आप ऑब्जेक्टिव बोलिए, हमारी मेहनत बोलिए, हमारा इंटेंशन बोलिए, उसको इखलास बोलिए, हमने काम किया। आप आकर देखिए, चलिए कंपेयर कर लीजिए। हम यही तो बता रहे हैं कि एजुकेशन में, तालीम के मैदान में कुछ नहीं किया आपने, अनएम्प्लॉयमेंट में आपने कुछ नहीं किया। आज आप जाकर देखिए, जो हमारे अंसारी बरादरी है, जो पावर लूम्स हैं, कोड़े के दाम बिक रहे हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में सबसे भी है कि दरी बिछाने वाला आप मन से बयान बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। दरी बिछाने का मुकद्दर हमारा बन गया। और सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट इंडिया में बीफ का, कैरा बीफ का एक्सपोर्ट होता है। करोड़ों रुपया भारत को आते हैं। 26,000 करोड़ खरीब इस साल हुआ, 22,000 करोड़ हुआ। आप वही कुरैश बरादरी को दुकान खोलने नहीं देते, मगर आप बोलते हैं कि हाँ बफेलो बीफ तुम एक्सपोर्ट कर सकते हैं भारत को और डॉलर आ सकता है, मगर उसको आप रोजगार नहीं देते। तो यही तो आप देखिए कि गौ रक्षक को बना दिया आपने, जिससे पूरी कानपुर, आगरा की लेदर इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। लाखों दलित और मुसलमान बेरोजगार हो गए। यही हिस्सेदारी का मतलब है, यही इंसाफ की बात हम कर रहे हैं कि भाई ये इंसाफी खास समुदाय से जुड़ी राजनीति करते हैं, जो आरोप लगते रहे हैं। नहीं, देखिए खास समुदाय की राजनीति बीजेपी और समाजवादी पार्टी करती है कि सत्ता मिलने के बाद
सत्ता मिलने से पहले सबको बोलते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, मगर जब बाबा मुख्यमंत्री बन गए तो बाबा को सिर्फ एक ही बिरादरी नजर आती है। तो आपको क्या लगता है, आप खुद को मुस्लिम लीडर बताते हैं, मुसलमान ना, का लीडर बताते हैं? नहीं, हरगिज नहीं, मैं तो लीडर भी नहीं हूँ ना मैं इस आपसे देश किसने का एक कहा? आम नागरिक होने के नाते बता दीजिए, आपको क्या लगता है यूपी में सबसे ज्यादा धोखा मुसलमानों को किस पार्टी ने दिया है? देखिए, अगर आप देखेंगे कांग्रेस को सत्ता मिली तो आज कोई बात नहीं करता, कांग्रेस के लीडर बात नहीं करते कि जलियांवाला बाग के बाद मुरादाबाद की ईदगाह में 400 मुसलमानों को गोली मार दी गई। कोई नहीं बात करता। पूछिए इन कांग्रेसियों को कि अगस्त में क्या हुआ था ईद के दिन। हाशिमपुरा मलियाना मिला, समाजवादी की सरकार बनी, हाशिमपुरा का इंसाफ नहीं हुआ, फिर दोबारा अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया, मुजफ्फरनगर मिला। बीएसपी की सरकार बनी तो बाबरी मस्जिद के क्रिमिनल ट्रायल में आपने नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो जब तक उत्तर प्रदेश हो या भारत के मुसलमान अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बनाएंगे, आपका एक्सप्लॉयटेशन होगा, आपकी नाइंसाफी होती रहेगी और आपके मुकद्दर के फैसले आप नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडरशिप बिल्कुल मुसलमान नहीं बनाते, बिल्कुल बनाना चाहिए। हक और हुकूक की बात इसमें करते हैं। सुनिए मैं मुकम्मल, इससे भारत की जमहूरियत मजबूत होगी, वो जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनको शिकस्त मिलेगी और जमहूरियत, डेमोक्रेसी, लोकशाही, संविधान और मजबूत होगा। आप एक कम्युनिटी को दबा रहे हैं, उनका हक नहीं दे रहे हैं, उनको इज्जत नहीं दे रहे हैं, डिग्निटी नहीं दे रहे हैं। अरे बेशर्मी की यह हद हो गई कि आप अपने घर को किसी बुलाकर फोटो लेते हैं और उसको जलील करके भिजा देते हैं। आप इससे बढ़कर और क्या होगा बताइए? लेकिन सर, जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आती है तब आप भी तो 2.5 साल बांटते हैं, लेकिन 2.5 साल कुशवाहा जी के लिए और 5 साल डिप्टी सीएम मुसलमान और दूसरे पिछड़ा समाज का होगा। ठीक है, लेकिन मेन सीट पे क्यों नहीं? ना, मेन सीट पे क्यों नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ समझ रहे कि डिप्टी सीएम हो जाएगा, नहीं, बल्कि एक पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है स्कूल्स का, स्कॉलरशिप का, वक्फ प्रॉपर्टीज के प्रोटेक्शन का, हमारे अंसारी बरादरियों के पावरलूम को मजबूत बनाने का, खुरेश बरादरी का, इसमें पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ये पूरा एक प्रोग्राम बनाया गया, उस पर काम भी होगा अगर उत्तर प्रदेश जनता हमको अपना मौका देती है तो। ठीक है। वैसे साहब, मुसलमानों को लेकर के ही मेरा सवाल है। आपने अपनी कई तकरीरों में कहा है कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी होती है, आप हक और हुकूक की भी बात करते हैं, आप कहते हैं कि एक लीडरशिप चुननी होगी मुसलमानों को अपनी, लेकिन अगर मैं आपकी ही पार्टी की बात करूं तो आप भी हिंदू प्रत्याशी मैदान में उतारते हैं? हाँ, बिल्कुल उतारना चाहिए, क्यों नहीं उतारना चाहिए, यकीनन उतारना चाहिए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं किसी और मजहब के खिलाफ हूं, मैं कभी नहीं था, ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय की जब आप बात कर रहे हैं तो आप सबको तो उनका हिस्सा मिलना चाहिए ना। ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कास्ट और एक ही क्लास के हाथ में इख्तिदार रहे, पावर रहे और वो मोनोपोलाइज करते रहे और डिस्क्रिमिनेट करते रहे पिछड़ा समाज से। मुसलमानों के नेता नहीं बल्कि सबके नेता। मैं नेता हूं ही नहीं, मैं मेरी सोच में मैं नेता नहीं हूं। मुझे अवाम ने वोट डालकर कामयाब किया, मैं वही जिम्मेदारी को समझ रहा हूं, निभाने की कोशिश कर रहा हूं। जिसको नेता बनना है मुबारक हो भाई। मैं उत्तर प्रदेश को अपने लिए नहीं आया, मैं उत्तर प्रदेश में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं और मुझे यकीन है कि मुझे कामयाबी मिलेगी। आपने पिछले दिनों एक बयान दिया था, आपने कहा था कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति बड़ी दयनीय है। डेटा जारी किया, इतने लोग, इतने % अशिक्षित हैं, इतने बेरोजगार हैं, मुस्लिम खास तौर पे आपने बोला। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं हुआ है। डेटा जारी किया आपने, सरकार डेटा जारी करती है। डेटा में आपको कुछ बता देती है कि हमने मुस्लिमों के लिए खास क्या किया है। उनका ये कहना है अल्पसंख्यक छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दी है 829 एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट इसी पर रुक जाइए। झूठ। मोदी गवर्नमेंट में मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम है, इनको 40% शेयर देना है। 4 साल से उन मदरसों में पंडित लोग भी जाकर हिंदी पढ़ाते हैं, 4 साल से तनख्वाह नहीं दिए। झूठ है ये। वो तो कह रहे मदरसों के लिए हम दे रहे हैं, मदरसों के विकास के लिए हम पैसे दे रहे हैं। नाम झूठ है। आप शाम में मुझे बुला लीजिए, मदरसा के उस्तादों को बुलाइए और पूछिए कि 4 साल से योगी सरकार ने अपना शेयर नहीं दिया। पार्लियामेंट में मैंने उठाया, मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हाँ ये बात सही है कि हमको 5000 करोड़ देना है बकाया। अब तक नहीं दिया गया, ना सेंट्रल गवर्नमेंट दी ना योगी सरकार दी। आप मदरसा के जितने आप बुला लीजिए अपने प्रोग्राम में और बोलिए असदुद्दीन ओवैसी ने बात कही। अगर मैं झूठा हूं तो मुझे झूठा कह दीजिए आप। दूसरा सवाल बोलिए आप। ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करते हो वैसे? कौन कहा? देखिए, अब जब मैं कह रहा हूं कि आपकी स्कीम है, आप पैसा क्यों नहीं देते? अच्छा आपको बताऊं, और एक बात बताऊं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्लान है।
जो यूपी में 1600 करोड़ 4 साल में 2 साल में दिए गए, कितना खर्चा किया भाई आपने? अच्छा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पूछ लीजिए उनसे, मैंने आरटीआई डाला, आपने सैंक्शन किया, दिया नहीं आपने मुसलमानों को। आपकी बात ठीक है, मेरा सवाल ये है, क्या आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा हूं, क्यों करूंगा मैं? नहीं, क्योंकि हम लोग, आप ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं हम अलग हैं, हम योगी से अलग हैं, हम खास देखिए, धर्म की राजनीति नहीं करते। क्या मैंने लेकिन विकास के तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। क्या मैंने अब्बा जी कहा, क्या मैंने 80-20 कहा, क्या मैंने जिना की अपनी जबान से कहा? तो नहीं क्या, वो तो कह रहे थे कि अब्बा जान तो सम्माननीय शब्द है, अब्बा जान कहने में कहते हैं ना कि आप बीजेपी के खिलाफ हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ हैं, आप जेडीएस के खिलाफ है उधर कर्नाटक में, आप ममता जी के खिलाफ, मतलब अगर आप सबके खिलाफ हैं तो ये खिलाफत करके आप मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, अलग करके ले जाना चाह रहे हैं। अगर ममता बनर्जी को फखर है अपना चंडी पाठ पढ़ने का, अपना जनियोधारी बोलने का, तो क्या मैं तो अपनी मजहब की बात या रिलीजन की नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अल्पसंख्यक समाज है उनको अपना हिस्सा दीजिए ना। आप उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको मालूम मैडम, मालदा और मुर्शिदाबाद में जो ग्राउंड वाटर है, WHO के गाइडलाइन से बदतरीन पानी मिलता है उनको। यूपी पुलिस के नाम पर बीजेपी आईटी सेल की जैसी बातें करके आप उनको डराते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आप क्या करें? कानपुर की मेरी स्पीच है 45 मिनट की, 45 सेकंड का कट एंड पेस्ट का जॉब किया हमने, 2 मिनट की पूरी स्पीच डाली। उसमें किसी रिलीजन के खिलाफ, मजहब के खिलाफ नहीं कहा। वहां पर एक 80 साल के मुसलमान को, बूढ़े को, उस पर्टिकुलर पुलिस थाने के लोगों ने दाढ़ी खींचकर उस पर पेशाब कर दिया। वो कंप्लेन दिया, अब तक एक्शन नहीं लिया गया था उस पर। और हमको कौन दिया इन्फॉर्मेशन मालूम है आपको? एक दलित पुलिस ऑफिसर ने लगा कि ओसीजी बोल सकते हैं, लाओ अगर सच्चाई है तो बोलेंगे ना। मालूम क्या सच निकला। आज भी हम कह रहे हैं बताइए वो हुआ नहीं हुआ, उस पर जुल्म हुआ नहीं हुआ और क्यों एक्शन नहीं लिया जाएगा। अच्छा एक बात सुन लीजिए आप, मैं जो बात कर रहा हूं ना समझ में आएगा। प्रयागराज में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एंट्रेंस एग्जाम में लाठीचार्ज हुआ बच्चों के ऊपर 2 दिन पहले। 6 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। भैया जो CAA, NPR, NRC में 24 मुसलमानों को गोली मारकर आपने मार दिया, एक FIR इशू नहीं हुआ। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, जस्टिस MR शाह दिल्ली हाई कोर्ट के, उनकी रिपोर्ट है कि उनको मर्डर किया गया उन बच्चों को प्रयागराज में। मैं भी उसको कंडेम करता हूं लाठीचार्ज, मगर आपने चंद घंटों में जो बच्चों को पीटा गया, सर फोड़ा गया, आपने 6 पुलिस वालों सस्पेंड कर दिया। यहां पर गोलियां चले आपने। ये कौन सा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है बताइए आप मुझे? ध्रुवीकरण राजनीति मैं नहीं कर रहा हूं ना, ये तो सरकार खुद कर रही है। वैसे साहब वो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू के अधिकार की बात करते हैं। नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में इक्वालिटी की जब बात हुई, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात हुई, संविधान में ये नहीं कहा गया कि एक मजहब का साथ दो, दूसरे का उसको दबाओ। संविधान में सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया है ना, तो आप कम से कम इंसाफ तो करिए। आप राष्ट्रवाद जैसी बात आपकी तकरीरों में कही जाती है। नहीं, हिंदू राष्ट्रवाद की बात, हिंदू राष्ट्र का मैं खिलाफ हूँ। मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के खिलाफ हूँ, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के खिलाफ जाता है हिंदू राष्ट्र। हमको तो इंडियन नेशनलिज्म की बात करनी चाहिए। भारत ऐसा देश है जिसका कोई मजहब नहीं है, ना रहेगा। भारत सब मजहबों को मानता है, जो खुदा को नहीं मानता उनको ही मानता है। कालीन बिछाने के लिए बना दिया गया है, दरी बिछाने के लिए बना दिया बिल्कुल सही है, ये हकीकत है। लेकिन सिर्फ मुसलमानों की ही बात क्यों होती है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई की बात क्यों नहीं बिल्कुल होती है? भाई, जब भाई हैं तो हिस्सा दीजिए ना। ये कौन सी भाई की मोहब्बत है कि आप ऊपर चढ़ते जाएंगे? इंटरडिपेंडेंट जो ऑपरेबिलिटी है, जो उसका डेटा देख लीजिए। अगर जो 1960s, 70s और 80s में जो नॉन मुस्लिम लोग थे, उनकी औलाद अपने बाप से ज्यादा तरक्की की, और जो बाप से ज्यादा नीचे पहुंच गया मुसलमान है। वर्ल्ड बैंक का डेटा है भारत के ताल्लुक से, यूपी के ताल्लुक से, महाराष्ट्र के ताल्लुक से। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसका जिम्मेदार मैं हूं क्या? इसका जिम्मेदार वो लोग हैं जो सत्ता में थे और उन्हें संविधान पर ओथ तो लिया मगर इंसाफ नहीं किया। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। आप दाल और डाल में बखूबी अंतर समझते हैं, तो सवाल मेरा यह है आपसे कि PM मोदी को आप मोदी जी क्यों कहते हैं? मोदी जी, मोहब्बत ज्यादा है? अब मैं क्या बोलूं, प्रधानमंत्री हमारे बोलेंगे। हाँ, मेरे प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर बीजेपी कहती है कि वो OBC के सबसे बड़े नेता हैं। लेकिन आप मोदी जी क्यों कहते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है। नहीं, क्या कहूँ उनको, बोलिए क्या कहूँ, आप बोल दीजिए। प्रोनाउंसिएशन तो मोदी कहलाता है। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा दाल और डाल में अंतर है। ठीक है, प्रधानमंत्री कह देते हैं उनको, आपको इत्मीनान दिलाने के लिए। प्रधानमंत्री से मुझे याद आया, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बात कही
शायद आपको आपके नॉलेज में होगी वो बात, आपका रिएक्शन क्या है उस पर? मैडम देखिए, मैं आपसे बड़ी इज्जत के साथ कहना चाह रहा हूं कि मैं इस सवाल का जवाब देकर हामिद अंसारी के खिलाफ जो साजिश की जा रही है कि उनको देशभक्त नहीं है साबित करना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। हामिद अंसारी इस देश के 2 मरतबा के वाइस प्रेसिडेंट, हामिद अंसारी 40 साल तक इस देश के IFS। लेकिन ऐसे मंच से नहीं, उन्होंने बोला ना, जिसपे आरोप लगता है कि देश में दंगे मेरी बात भड़काता सुनिए, है। मेरी बात वहाँ फंडिंग होती है, मेरी बात सुनिए। 40 साल तक डिप्लोमेटिक सर्विस में भारत के झंडे को रोशन किया। देश का नाम कहां खराब होता है बताऊं मैं आपको? हरिद्वार और रायपुर में जिस तरह की जबान इस्तेमाल की गई और कहा गया कि म्यांमार और रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों को का हाल कर दिया जाएगा, इंसानियत को बचाना है तो इनका कत्ल कर दो। भारत का नाम कब खराब होता है? जब उस धर्म संसद में कोई खड़े होकर कहता है कि अगर मैं पार्लियामेंट होता तो देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री को गोली मार देता। आपने ग्राहम स्टैंटन का नाम सुना होगा, जिसने रुवांडा के जेनोसाइड के बारे में प्रेडिक्शन किया था। वो भी आज कह रहे हैं कि भारत में जेनोसाइड हो सकता है। हम ना हो, हम मानते हैं, हम मगर ये जो इससे भारत का नाम बदनाम होता है। चलिए, मैं वापस उत्तर प्रदेश के चुनावी सफर में ही आती हूँ। आजकल उत्तर प्रदेश में नेताओं को सपने बहुत आते हैं, सपने बहुत आ रहे हैं। नहीं, मैं सपनों का सौदा, मैं प्रधानमंत्री की तरह सपनों का सौदागर नहीं हूँ, ना मुझे अखिलेश की तरह सपने आते हैं, ना बीजेपी के राज्यसभा के MP तरह सपने में आते हैं कि आकर कह देते हैं कि भाई मुझे कृष्ण ने कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री बन गया तो भाई आप सपनों में रहिए, हकीकत की दुनिया में आइए ना। देखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 51 में कहा गया साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करिए। अब जब इतने बड़े प्रदेश का एक शख्स 5 साल मुख्यमंत्री रहा है, वो क्या बात कर रहा है? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं वो? अरे क्या आप मैसेज दे रहे हैं लोगों को? आप तो इससे अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं इस तरह की बातें करके। आप कैराना को मुद्दा मानते हैं? मैं हाथरस को मुद्दा मानता हूँ, मैं लखीमपुर खीरी को मुद्दा मानता हूँ, मैं गंगा पर दूसरी कोविड में पानी पे जो लाशें बह रही थी, जो किसी के बाप की, किसी के माँ की थी, जो योगी की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिला, वो मुद्दा है। मैं आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं का मुकद्दर बेरोजगारी बन गया, वो मुद्दा। अगर अमित शाह को कैराना जाना था तो हाथरस चले जाते, लखीमपुर चले जाते, वहां पर जाते। आप वहां पर जाते हैं। देखिए, एक बात समझिए, सपा RLD कहती है कि भाजपा को हराना है, हमको वोट दो। बीजेपी कहती है मुगलों को हराना है, हमको वोट दो। हम ये कह रहे हैं, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को जिताना है, आप हमको वोट दो। ये इन दोनों की राजनीति और हमारी राजनीति ये है। राकेश टिकैत से कुछ नाराजगी है आपकी क्या? आपने कहा कि राकेश टिकैत बीजेपी के लिए काम करते हैं, जहां पे दिन में वो पढ़ाई करते हैं, वहां जाके ट्यूशन लेते हैं। 2017 में हिंदू अखबार की रिपोर्ट है कि ये महाशय योगी आदित्यनाथ के पास जाकर मुजफ्फरनगर के कांड में जो एक्यूज थे उन पर केस विड्रॉ करने के लिए ये डेलीगेशन में जाकर मिले। ऐसे आरोप तो आप पे भी लगे हैं कि आप इसलिए मैदान में हैं कि मुस्लिम वोट खासतौर पर आपके साथ वोट बट जाए। मुजफ्फरनगर का कांड भारत की तारीख का एक बदनुमा दाग है और ये महाशय पूरे डेलीगेशन के साथ जाकर योगी आदित्यनाथ से मिले कि केसेस विड्रॉ करो। बोलिए, उनको झूठ है क्या? ये पूछ लीजिए उनसे। ओवैसी साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, यूपी का मुसलमान बीजेपी के साथ है या फिर नहीं इस बार? 300 सांसद में एक मुसलमान नहीं है। आपके इतने 300 के ऊपर आपके विधायक हैं, एक मुसलमान नहीं है। अब यही तो बोलते ना कि अंग्रेजी में प्रूफ पुडिंग इज इन द ईटिंग। आप तो देते ही नहीं है और आप इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं 80 और 20। लेकिन जो आंकड़ा नहीं 2017 का, उसके मुताबिक कई ऐसी सीटें थी जहां पर मुस्लिमों का प्रभाव काफी ज्यादा था। नहीं, देखिए 2019 का भी जो आंकड़ा आया पार्लियामेंट के चुनाव का, CSGS का डेटा कहता है कि हाँ, 14 में भी 6% मुसलमानों ने वोट दिया, 19 में भी 6% मुसलमानों ने वोट दिया। ये एक ही कम्युनिटी है, ये एक ही कास्ट है या क्लास है जिसका वोट बीजेपी के फेवर में नहीं बढ़ा। मतलब आप नहीं मानते? ये इंपेरिकल एविडेंस है। मगर दूसरे कम्युनिटीज का वोट बढ़ता गया बीजेपी की तरफ। यही तो मैं कह रहा हूं भैया, आप मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लो ये क्या हो रहा है फिर ये। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि आपके और बीजेपी के बीच नूरा कुश्ती चल रही है, ऐसा नहीं है? देखिए, आजम खान मंत्री थे, उन पर केस हो गया। क्या कि उन्होंने अपने मंत्रालय में किसी का अपॉइंटमेंट ज्यादा कर दिया।
आप तो मुख्यमंत्री थे ना, रिवर फ्रंट आपने बनाया, इतनी बड़ी बड़ी रोडें बनाई, आप दूध के धुले हुए हैं। कौन नूरा कुश्ती कर रहा है? ये बात हम क्या उत्तर प्रदेश नहीं देख रहा है? और फिर यूएपीए का अमेंडमेंट बिल अमित शाह 2019 जुलाई अगस्त में लाते हैं लोकसभा में, आप सपोर्ट करते हैं, सपा कांग्रेस सपोर्ट करती है, जिसकी बिना पर आज कई लोग जेलों में सड़ रहे हैं, आप सपोर्ट करते हैं, और आज आप हम पे उंगली उठा रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस का देखिए लाइन लगी है, लोग एक के बाद लीडर भाग रहे हैं, सपा के भी लोग बीजेपी में चले गए। तो ये आपके लोग तो नहीं जाने वाले ना, यकीन है पूरा? नहीं, मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, और अगर जाते भी हैं तो फिर वो बेजमीर है। मैं ये दरअसल समझना चाह रही थी कि वो भी तो दरअसल अपने हिसाब से शिफ्ट हुआ है ना, चाहे 2007 में बसपा के साथ जाने की बात हो, 12 में मुस्लिम वोट की बात जो अभी शादियां यहाँ पर कर रही थी, मैं उसी को आगे बढ़ा रही हूँ कि वो भी तो अपने मन मुताबिक और अपने ईज के हिसाब से शिफ्ट हुआ है। यकीनन, कभी बसपा के बिल्कुल साथ, सही कभी है। सपा के यही तो हम साथ, आपसे कह रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड जो लोग बैठकर बोल रहे हैं कि नहीं पूरा मुस्लिम वोट एक तरफ नहीं जाएगा, भाई इंपेरिकल डेटा है कि मुसलमान यूपी के इलेक्शंस में कैंडिडेट्स को पहले देखता है, पार्टी को देखता है, फिर वोट देता है। और कल तक विकल्प नहीं था उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माइनॉरिटी के पास, आज एमआईएम के तौर पर एक विकल्प है। कल हालत मजबूरी में कभी इनका वोट इनसे नाराज हुए, लेकिन वो विकल्प उन्हें असदुद्दीन ओवैसी के रूप में कब दिखेगा? वही विकल्प कब चुनावी मैं अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए पर्सनली यहाँ पर नहीं आया हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है कि नेता इंडिपेंडेंट बने, हिस्सेदारी आपको मिले, आपको इज्जत से कोई ट्रीट किया जाए, जैसा आपने मुझे इज्जत के साथ लाकर यहाँ बिठाया, हम वही देखना चाह रहे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दरी बिछाओ। कई विजुअल्स टीवी पर आए कि एक नेता था 10 साल का एमएलए, उसको बेचारा बीच में आकर ढकेल दिया गया, उसको बैठने नहीं दिया गया। तो यही तो हमारी लड़ाई है, डिग्निटी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है। हिस्सेदारी की बात आप कह रहे हैं, आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम कह रहे हैं, आप बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं। आपके बहकावे में, बरगलाने में यूपी के मुसलमान तो नहीं आने वाले हैं। मैं आजम खां साहब के बारे में इतना ही कहूंगा कि वो हमारे लेट मरहूम फादर के साथी हैं, और हम उम्मीद करते कि वो जो मुश्किल और मसाइब में मुब्तला हैं, उनको अल्लाह सुब्हाना ताला उससे राहत दे, उनकी यूनिवर्सिटी फिर से खड़ी हो जाए, और उनको वो ये जान लें कि उनके अतराफ में उनका दोस्त कौन है और उनका दुश्मन कौन है। कहीं ऐसा ना हो कल को कि जिनके साथ आज आपने गठबंधन कर लिया है, उसके बाद शाजिया का सवाल आएगा, गठबंधन कर लिया, ऐसा ना हो कि भाई 10 मार्च के बाद पता चला एनआरएचएम में घोटाले के आरोप जो लगा रहे हैं, आरोप लगाने वालों के साथ ही वो दिख जाए, आप अलग हो जाएं, आप अकेले पड़ जाएं यूपी में। भाई 2014 से बीजेपी की सरकार है ना, बाबू सिंह कुशवाहा नहीं गए बीजेपी के पास। भाई एक आदमी 2.5 साल 2 साल जेल में रहा, तब सीटें नहीं थी ना, हो सकता है सीटें आ जाएं आपके साथ, आपके नाम पे सीटें आ जाएं। 14 का पार्लियामेंट इलेक्शन बीजेपी ने जीता, फिर 17 का यूपी का इलेक्शन जीता जब बाबू सिंह नहीं गए, 19 का चुनाव हुआ बाबू सिंह नहीं गए। तो मुझे बाबू सिंह पर सुनिए, मैं बाबू सिंह साहब कुशवाहा पर शक नहीं कर सकता, ना करूंगा, और मुझे पूरा यकीन है कि वो ठहरेंगे, और जिस समाज की, जिस पिछड़े समाज की और कमजोरों की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, और हम और वो मिलकर लड़ेंगे। ओवैसी साहब, जिसका कोई नहीं उसके आप, ऐसा कहा जाता है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के लिए बाहें खोल दी थी आपने, बाहुबलियों से खासी मोहब्बत है या नहीं? नहीं, देखिए अतीक साहब हमारे साथ हैं, उनका परिवार हमारे साथ है, हम उनके साथ हैं। अतीक साहब को कोर्ट की तरफ से कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उन पर यकीनन क्रिमिनल केसेस है, जैसा टेनी के बेटे के ऊपर क्रिमिनल केस है 4 किसानों को मर्डर करने का, जैसा बीजेपी के 100 विधायक पर क्रिमिनल केसेस है, वैसा उन पर भी है। नहीं, उन सब पर है, केसेस है, मगर जब तक कोर्ट कन्विक्शन नहीं देता उनको आप कैसे रोक पाएंगे, कैसे रोक पाएंगे? लेकिन ये कहा जाता है कि आपको कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज ही पसंद आती है। कंट्रोवर्शियल, मैं कोई कंट्रोवर्सी की तरफ दौड़ता नहीं हूं, ना मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करता हूं। अतीक साहब हमारे साथ है और रहेंगे, उनके जो केसेस हैं वो फेस कर रहे हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब जिस तरह अतीक साहब के घर को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया बगैर कोर्ट के कुछ फैसले के, टेनी के घर को भी तोड़ देते ना, बुलडोजर लगा देते योगी आदित्यनाथ कि भाई तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बेटा 4 किसानों को जान ले लिया, कत्ल कर दिया, तुम्हारे घर को लगा देंगे बुलडोजर। नहीं लगाया आपने, क्यों नहीं लगाया बताइए?
इतनी हमदर्दी क्यों है? ये सेलेक्टिव अप्रोच क्यों है योगी आदित्यनाथ का? यही तो हम बता रहे हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नहीं है। ये अपीसमेंट की पॉलिसी बीजेपी करती है। तो यही इल्जाम तो आपके ऊपर भी लगते हैं, आप बखूबी जानते हैं। नहीं, इल्जाम लगाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है, जमहूरियत है, लोकशाही है, मगर जब इल्जाम लगाते तो सच्चाई को बयान करिए, कोरॉबोरेट करिए। इल्जाम लगाकर भाग मत जाइए। और जैसा कि हम आप बैठकर बात कर रहे हैं, आप बोलिए कि ये इल्जाम लगता, हम उसका जवाब देने तैयार हैं। वैसे साहब, हैदराबाद के बाद से बिहार में आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसके बाद से आप काफी पॉपुलर हुए, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन बावजूद इसके इस चुनाव में भी आप सिर्फ 100 सीटों पर यूपी में उतर रहे हैं। ऐसा क्यों? इससे ज्यादा सीटें क्यों? नहीं, हम तो इस परिवर्तन, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हिस्से में हमारी पार्टी को इतनी सीटें आई हैं, उन्हीं सीटों पर हम लड़ रहे हैं। और पूरे दूसरी जगह पर भी हम जाके कैंपेन करेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा साहब के लिए, वामन मिश्राम साहब के लिए, हमारे बिंड समाज के लीडर हैं, कश्यप समाज के लीडर हैं, उन सबके लिए कैंपेन करेंगे। तो हम लोग सबके मिलकर लड़ेंगे। एक सवाल और आपसे ले लेती हूँ, क्या बाहुबली और माफियाओं पर जो यूपी में कार्रवाई हो रही है, आप उससे नाराज हैं? क्योंकि पिछले दिनों अमित शाह ने एक ट्वीट किया था, उनका ये कहना था कि बुआ बबुआ बहन की निजाम का पूरा उन्होंने मतलब बताया था। एन का मतलब नसीमुद्दीन हो गया, आई का मतलब इमरान मसूद, जेड का मतलब अलग अलग पूरा निजाम का मतलब उन्होंने बता दिया था। उसके बाद आपने उस पर एक जवाब दिया था, आपने उर्दू में एक शायरी लिख के उन्हें एक जवाब दिया था। अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो मैं शायरी बता देती हूँ आपको। आपने लिखा क्या था उसमें? आपने लिखा था, मताए अमन लुटाएंगे हम जमाने में, निजामे जब्र ओ तशद्दुद कुचल के दम लेंगे, ये आपने लिखा था। तो मतलब इससे तो ये लगता है कि जो कार्रवाई की गई हैं, जो की जा रही हैं, जिसको बुलडोजर की सरकार कहा जाता है, आप भी उसी के फेवर में? ऐसी कार्रवाई पे आप सवाल खड़े करते हैं, आप नाराज हैं? योगी राज है यूपी में, तो हमने कहा था राज का मतलब आर से रिश्वत, ए से आतंक या अजय टेनी, जे से जातिवाद। यही हो रहा है यहाँ पर, नहीं हो रहा है। अगर आप अतीक साहब के घर को बुलडोजर लगाए, भाई टेनी के घर को लगाइए ना, उन पर भी उनके बेटे पर इल्जाम है, आप नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते? आप तो सेलेक्टिव अप्रोच है आपका, जिससे साफ जाहिर होता है कि आप उन्हीं लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं जो कमजोर हैं, मगर जो ताकतवर है आप कभी नहीं इस्तेमाल नहीं करें। मुख्यमंत्री चेहरा कौन है? लास्ट क्वेश्चन। हमने कहा कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब, अगर उत्तर प्रदेश की जनता हमको आशीर्वाद, अपनी मोहब्बत से, वोट से कामयाब करेगी तो 2.5 साल के लिए, पहले 2.5 साल के लिए बाबू सिंह हो गए। सर, कू के जरिए कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं वो पूछूं, लेकिन एक छोटा सा जवाब मैं एक आपसे चाहूंगी कि कहा जा रहा है कि ये 2022 का चुनाव 2024 का सेमीफाइनल है। मतलब योगी जी 22 में और 24 में मोदी जी। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में ये विधानसभा का चुनाव है, पार्लियामेंट का चुनाव मुख्तलिफ होगा। आप एक हिस्ट्री है, अगर किसी ने यूपी जीता तो 24 में उन्होंने पार्लियामेंट हार भी गए, तो इसका डेटा है बाबा। तो मैंने मानता कि ये पर्टिकुलर विधानसभा का चुनाव है, जो विधानसभा और स्टेट के इश्यूज के ऊपर जनता वोट देगी, किसान वोट देगा, बेरोजगार युवा देगा, मुस्लिम समाज के और पिछड़ा समाज के लोग हिस्सा लेंगे। वैसे साहब, ये तो हमारे सवाल हो गए, लेकिन जनता के 2 सवाल हैं, जल्दी से मैं आपके आगे रख देती हूँ। कू ऐप है जो कि स्वदेशी ऐप है, उसी पर जनता ने अपने सवाल रखे हैं। यूपी में किसका खेल बिगाड़ेगी आपकी पार्टी, यानी कि AIMIM? हम खेल बिगाड़ने नहीं आए, हम अपना काम सही करने आए हैं। देखिए, इलेक्शन कोई लड़ता है ना तो किसी को जिताने हराने के लिए नहीं, कैंडिडेट खुद जीतना चाहता है। हम जीतने क्या चाहते हैं? हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हिस्सेदारी चाहते हैं, कमजोर तबकात की, मजलूमों से इंसाफ चाहते हैं, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरा सवाल है, 2 CM और 3 डिप्टी CM के फॉर्मूले के पीछे ओवैसी की क्या सियासी सोच है? ये जनता जानना चाहती है। सोच यही है कि कमजोरों को ताकत मिले, कमजोरों से इंसाफ मिले। क्योंकि अगर ओबीसी समाज को बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर ठगा और राज दिया, ठाकुरवाद दिया, अखिलेश ने समाजवाद के नाम पर यादववाद दिया, अब ये तमाम कमजोर तबकात मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इनको सत्ता मिले और इनको इज्जत मिले और उनसे इंसाफ हो। सवाल तो यूं कई है, लेकिन समय इतने की ही इजाजत दे रहा है अनामिका और शाजिया। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम आक्रमण में फिलहाल इतना ही, और इसी तरीके से रिपब्लिक भारत की बस आगे बढ़ती रहेगी, कू का सफर भी आगे जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि हमारे जो भी दर्शक हैं, जो भी रिपब्लिक भारत वॉच करते हैं, वो कू एप्लीकेशन पर जाए और हर रोज अपने विचार रखें और साथ ही साथ सवाल भी पूछें। और आक्रमण में ऐसे ही सवाल जवाब का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, और भी खास शख्सियत उत्तर प्रदेश के हमारे साथ होंगी और भी राज्यों के होंगी। सवाल आपके होंगे, जवाब उन नेताओं के होंगे।